हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की इस वीडियो में 2024 का ये हिंदी का वायरल पेपर जो सीधे सीधे कल 22 फरवरी को फंसेगा, इसमें से तैयार करके जाते हैं तो 70 नंबर का सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा। बाबू देख रहे हैं ये वायरल पेपर, इसका पूरा सोल्यूशन भी लेके आ चुके हैं। इस पेपर में पूरा सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। बस बढ़िया से ध्यान से बैठ करके इस पूरे वीडियो को मतलब लगा लीजिए एक एक क्वेश्चन को, एकदम कल छाप के आएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं बाबू। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, फटाफट से इसको शुरू से अंत तक देखते रहिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना, ये हिंदी का कल सेम टू सेम फंसेगा, सेम टू सेम आएगा क्वेश्चन। ऐसा ही पेपर आपका समय 3 घंटे वाला और 100 नंबर वाला आएगा। ठीक है, निर्देश पहला 15 मिनट पढ़ के एकदम पेपर शुरू करना है बाबू। एकदम ध्यान से देखिए इस वीडियो को। दूसरा निर्देश कर 2 खंड में तो आएगा पेपर, दोनों खंड के प्रश्न सभी करना है, एक भी छोड़ने की बात नहीं कहा गया है इसमें। चलिए आंसर के साथ आपको मैं बताने चल रहा हूं। खंड क आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुविकल्पी में 10 बहुविकल्पी फटाफट से करेंगे बाबू, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा 22 तारीख को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। 4 विकल्प है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए लिख दिया हूं कि आपको भी दिक्कत ना हो और फटाफट से रिवीजन भी आज हो जाए, क्योंकि 70 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। यहाँ पे देखिए ख नंबर बाबू, ख नंबर प्रश्न पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। कौन है बाबू, तो संपूर्णानंद जी। देखिए यहाँ पे मैं आपका वक्त नहीं लूंगा बाबू, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग नंबर देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पहला ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना बाबू। इसके बाद घ पे चलते हैं। घ नंबर लिखा है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। कौन है बाबू, तो जयशंकर प्रसाद जी। कौन है प्यारे स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद चलिए अंग नंबर, पहला के अंग नंबर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए इंसा अल्लाह खा। यहाँ पे देख लीजिए छाप देना बाबू। ये पहला जो है गद्यांश से 5 बहुविकल्पी हो गया ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। ये वायरल पेपर जो है बढ़िया से पढ़ के जाना बाबू, 100% स्कोर करेंगे आप। एक एक क्वेश्चन का सलूशन में दे रहा हूं। जैसे विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो जैसे कि तुलसीदास जी हैं। कौन है प्यारे स्टूडेंट, तुलसीदास जी हैं। इसके बाद ख नंबर, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है बाबू, क्षयवादी युग की। किस युग की, क्षयवादी युग की। इसके बाद चलिए ग नंबर पे ध्यान देना। ग नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षयवादोत्तर काल के कवि किसे माना गया है, शिवमंगल सिंह सुमन को। किसे, शिवमंगल सिंह सुमन को। ऐसे ही तैयार करके और कल 22 तारीख को आपका एकदम धुआं धुआं करने का समय आ जाएगा। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है, बताइए जरा। रीति काल को। किसको बाबू, रीति काल को। हम आपको ऐसे ही समय ज्यादा नहीं लेंगे, रिवीजन फास्ट ट्रैक से कराएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी देते चलेंगे। ठीक है, अंग नंबर, मोहन राकेश रचनाकार है किसके बाबू, तो यहाँ पे शुक्लोत्तर युग के। किसके, शुक्लोत्तर युग के हैं। चलिए यहाँ पे 10 नंबर का आपने तैयारी पक्का कर लिया, बहुविकल्पी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या तीसरा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे कि गद्यांश दिया कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने के, यहां से आगे थोड़ा चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लेने वाले जड़, यहाँ पे देखिए जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति यहाँ पे देखिए अनगढ़ नग विंध्या की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से निकलते रहते हैं। अब देखिए इसके बाद है, उनको जब चतुर कारीगर यहाँ पे पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से
यहाँ पे देखिए नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा बाबू, ये आपको मालूम चल गया कि धरती माता की कोख जो है ना, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जो है, आप आराम से एकदम पढ़ के जाना। देखिए इसमें प्रश्न पूछा रहेगा यहाँ पे, जैसे कि पहला ही प्रश्न पूछा है कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं, इस तरीके से पेपर में आएगा। तो उत्तर लिखिएगा कि लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है ना, इस पहले प्रश्न का आंसर ऐसे कर लेना। दूसरा देखिए कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बाबू, उत्तर लिखिएगा कि धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर में धारण की हुई है, अपने गर्भ में रखी हुई है। इस तरीके से तीसरा प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, किसने सजाया है भाई, उत्तर देखिए पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहाँ से कि पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहकर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती की देह को क्या कहा है बाबू, सजाया हुआ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 4वां नंबर प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश में चलिए बाबू, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से यहाँ पर देखिए नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। बस यहाँ से 2 लाइन की व्याख्या करना है ना। तो यहाँ पे 4था नंबर प्रश्न पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि लेखक कहते हैं कि जब पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उपहार देकर किसी देखिए कृति की रचना करते हैं तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा यानी कि परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़, यहाँ पे अनगढ़ पत्थर यहाँ पे क्या बहुमूल्य बन जाते हैं। इस तरीके से ले लेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है बाबू कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए सर, कि क्या पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत हैं। लिख लेंगे ना, ये था आपका गद्यांश, एकदम मोस्ट हम बताते चल रहे हैं। चलिए अगला अब यहाँ पे पद्यांश आ चुका है, आप सबके सामने क्या आ चुका है बाबू, प्यारे रसगुल्लो, क्या आ चुका है बाबू, पद्यांश। चलिए दिखा है यहाँ पे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे पद्यांश हम पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ से प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करेंगे कि नीचे फूले यहाँ पे देखिए कलम दल सी गात की, यहाँ पे लिखे श्यामता पीला, यहाँ पे देखिए प्यारा वसन कटी में पौनहते हैं फबीला। इसके बाद है कि छुट्टी काली अलग मुख, यहाँ पे देखिए मुख की कांति को है बढ़ाती। अब यहाँ पे देखिए स्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब यहाँ पे देखिए कि सांचे ढाला सकल है वह है दिव्य सौंदर्यशाली। अब यहाँ पे देखिए सत्पुरुषों की सुरसी उसकी प्राण सुपोषिका हैं। इसके बाद है दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, यहाँ पे लंबी वाहे कमल कर सी शक्ति की पेटिका है। जैसे इस पद्यांश को आपने पढ़ा, इसमें प्रश्न पूछा रहेगा, यहाँ पे पूछेगा पहला में कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने में क्या उपाय बताती है। तो उत्तर लिखिएगा कि राधा जो है पवन से कहती है कि है पवन, कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर यानी कि लटकी बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। ये सभी गुण जो है आपको कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा। ये दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया बाबू। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि अलग और सकल शब्द का अर्थ क्या होगा। अलग और सकल शब्द का अर्थ पूछा है ना, तो उत्तर लिखेंगे कि अलग का अर्थ होता है निराकार से और सकल का अर्थ होता है समस्त या कुल से। समझ में आ गया ना दोनों का अर्थ। इसके बाद
बाद तीसरा प्रश्न कि कलम करसी में कौन सा अलंकार छिपा है। कलम करसी में कौन सा अलंकार छिपा है, तो उत्तर देखिए कि कलम करसी में उपमा अलंकार है। क्या बाबू, उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की क्या करना है बाबू, व्याख्या करना है। चलिए पद्यांश में आते हैं। 2 ही लाइन है इसमें, लिखा है ना कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कमल, यहाँ पे देख कलम है, कलम करसी शक्ति की पेटिका है। इस 2 ही लाइन का व्याख्या करना है। 4 नंबर ध्यान दीजिए। उत्तर लिखेंगे कि राधिका कहती है कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के कंधे के समान विशाल और वालिकष्ट है। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली पिटारी है। समझ में आ गया। यहाँ पे 5वां प्रश्न देखिए, पाठ के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। किस पाठ से ये पद्यांश लिया गया है, पाठ के कविता के कौन राइटर है, तो उत्तर लिखिएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा पवन दूतिका से लिखी गई है। समझ में आ गया ना बाबू। इस तरीके से इस पूरे को अच्छे से छाप लेना। यहाँ पे देखिएगा प्यारे रसगुल्लो, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश उल्लेख कीजिए, जो कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे पहला दूसरा 3 लेखक का नाम दिया है, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हरिशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म लिखना है, इनका जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग को पहले से ऑलरेडी तैयारी होगा, तैयारी है ना। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी यानी कि 1664 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश बलिया के जिले के दुबे के छपरा ग्राम नामक में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता जी का नाम श्रीमती जोशीमती था। ठीक है बाबू। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिषी विद्या के ज्ञाता थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यानी कि बसरिया नामक मिडिल स्कूल, ठीक है ना, इसके आगे मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया और 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 ईस्वी से वर्ष से 1950 तक के शांति निकेतन हिंदी भवन के यहाँ पर निदेशक के रूप में रह चुके हैं और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1957 में इन्हें पद्मा भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया और 19 मई सन 1979 ईस्वी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यानी कि क्या हो गया, परलोकवासी हो गए, इनका निधन हो गया। तो ये जो है ना मेन जो सन है, इसको आप हाईलाइट करके पेन से लिख लेना। अब इसके बाद है रचनाएं, जैसे कि द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कैसे बाबू लिखेंगे कि निबंध संग्रह, क्या लिखेंगे, निबंध संग्रह, अशोक के फूल हो जाएगा, कल्पलता हो जाएगा, इसके बाद विचार और वितर्क लिख लेना, इसके बाद विचार और प्रवाह, इसके बाद कूटज, ये सभी निबंध संग्रह में होने चाहिए। इसके बाद उपन्यास लिखेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख हो जाएगा, पुनर्नवा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अनामा दास का पोथा हो जाएगा बाबू। इसके बाद अन्य संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, संदेश रासक हो जाएगा, सुर साहित्य, मतलब ज्यादा नहीं, कम से कम 5-6 लिख कर आदि भी लिख सकते हो प्यारे स्कूल। ठीक है, मैं इतना नहीं बताना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए उतना ही बताऊंगा जितना पेपर में आके आराम से छाप सके आप। साहित्यिक परिचय कितना लिखिएगा देखना, जैसे कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का इन्होंने गंभीर अध्ययन भी किया था और कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर यानी कि गणवेषण की उनके धर्मों तथा मत मंत्राओं के साहित्य का अपने गंभीर मनन और चिंतन भी किया। तो ये साहित्यिक परिचय दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे तो आपका 5 नंबर जो है एग्जामिनर फुल देगा। अगला प्रश्न बाबू आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से
क्या है ख नंबर, ये 5 के ख में आता है। कैसे पूछेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर उल्लेख कीजिए। जैसे कि अधिकतम शब्द का सीमा है 80 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त जी, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी, तीसरा है बाबू रामधारी सिंह दिनकर। आप किसके कवि के बारे में जीवन परिचय तैयार किए हैं जरा कमेंट में छाप दीजिए। हम बताने जा रहे हैं मैथिली शरणगुप्त जी को कैसे लिखेंगे पेपर में, ठीक है ना। बढ़िया से तैयारी कर लेना बाबू, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए एकदम धुआं धुआं लाए हैं। जैसे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को यानी को झांसी में हुआ था। कहाँ पे, झांसी में। और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था और गुप्त जी की शिक्षा यानी दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। कहाँ पे हुई थी, घर पर ही संपन्न समाप्त हुई थी। घर में ही हिंदी बंगला संस्कृति साहित्य का अध्ययन भी किया और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी का देश यानी कि देशवसा हो गया, ठीक है ना, देहांत बोलेंगे इसको, ठीक है ना बाबू। इसके बाद है चलते हैं साहित्यिक परिचय। क्या है बाबू साहित्यिक परिचय, देखिए यहाँ पे बोलेंगे 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में यहाँ पे देखिए कनकलता यहाँ पे देखिए नाम से कविता रचना आरंभ किया। प्रथम देखिए काव्य संग्रह में रंग भंग के बाद यह देखिए जयद्रथ वध देख रहे हैं ना, और यहाँ पे ब्रजांगना का अनुवाद भी किया इन्होंने। तो देख लीजिए साहित्यिक परिचय में इतना ही लिखना है, टू द पॉइंट लेकिन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कृतियां मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं निम्न प्रकार से, जैसे ये सभी लिखना ही पड़ेगा, फुल नंबर चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे लिखेंगे पहला नंबर कि महाकाव्य साकेत और यशोधरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खंड काव्य जैसे कि जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचावटी, यहाँ पे पंचवटी, यहाँ पे द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि। आप यहाँ से 5-6 लिख के आदि लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा बाबू, ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस मत कीजिए, कम से कम 5 लिख के ना और आदि लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ नाटक, जैसे नाटक में लिखेंगे रंग में भंग, राजा प्रजा, इसके बाद वन वैभव, इसके बाद विकट भट्ट, इसके बाद बिरहड़ी, इसके बाद लिख दीजिएगा वैतालिक हिंदू, इसके बाद चंद्रहास, बस लिख देना, इसमें नाटक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अनुदित रचनाएं, अनुदित रचनाएं कौन सी हो जाएगी, प्लासी का युद्ध हो जाएगा, मेघनाद हो जाएगा, मेघनाद वध, इसके बाद बृह संहार आदि। बस हो गया ना, इतना ही लिख देंगे ये कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, तो 5 नंबर पक्का बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न ये 6 नंबर देखिएगा, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये सभी मैं वीडियोस पहले से ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे तैयार करना है प्यारे रसगुल्लो। यहाँ पे देखिए जैसे कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है ना, कैसे लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, मेन जो भी चीजें हैं, गुण है, क्वालिटी है, सभी छाप दीजिए। जैसे लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्म कथा देखिए कथामक है जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों के द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असंभव व्यवहार की कहानी है, ठीक है ना। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उच्च नीच के भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण भी किया गया है, ठीक है ना बाबू। अब इसके बाद लिखेंगे कि आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शान शौकन में विश्वास करता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि निम्न, देखिए लेखक ने निम्न वर्ग के वास्तविकता का परिचय दिया और यहाँ पे देखिए उसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत किया। इतना हो जाएगा ना, आगे देखिए। इसके बाद देखिए बाबू क्या लिखना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूखा है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमानी की भावना कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए गए पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना है और जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ये मिट सकता है बाबू, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पे, जो कि आपके सभी जिले के बच्चों को मैं बताएंगे स्वयं अपने
अपने से तैयार कर लेना, अपना अपना जिले का अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग लगभग तैयार कर लिए होंगे। जो भी बच्चे को समझ नहीं कुछ आ रहा है भाई कमेंट कर दीजिए कि सर मैं इस जिले से हूँ, जरूर कोशिश करूंगा आज हम आखिरी बार, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन खंड ख से स्टार्ट होगा बाबू। ये भी खंड ख 50 ही नंबर का धुआं धुआं हो जाएगा। बढ़िया से शालीनता से बैठ जाइए, मेरी वीडियो को सुंदर से सुनिए, एकदम याद हो जाएगा। चलिए, लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है संस्कृत में गद्यांश दिया है बाबू कि लिखा है ना कि संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, इसके बाद कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी। यहाँ पे भवमु त्यादिनो यो महाकाव्य, यहाँ पे लिखा स्वीकिया ग्रंथ लय औदापि। इसके बाद पाठकानम हृदय, इसके बाद विराजन्ते इयं भाषा अस्मिय मात्र संब समाननीय, इसके बाद वंदनीय भारत मातुः। इसके बाद लिखा है स्वतंत्रतयम गौरवम, यहाँ पे अंडयतम। इसके बाद लिखा है संस्कृत मेकोचनम संस्कृत नैत्व सुरक्षितुम। इसके बाद शक्यन्ते, अब यहाँ पे खड़ी पाई। इसके बाद यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, इसके बाद श्रेष्ठ चासी। इस पूरे गद्यांश को क्या करना है, पढ़ के इसका पूरा अच्छे से संदर्भ लिख देना है। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद ही अनुवाद छापेंगे। चलिए इस पूरे गद्यांश का यहाँ पे संदर्भ बताते हैं बाबू कि प्रस्तुत संस्कृति गद्यांश पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषाय महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना ही लिख देंगे, काम 2 नंबर का कर लिए, ठीक है बाबू। इसके बाद है अनुवाद। उस पूरे संस्कृत के गद्यांश का अनुवाद हम एक के बारे में समझावते हैं। देखिए संस्कृत साहित्यम के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, यहाँ पे देखिए कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भरवी भवमुति आदि भूति आदि। इसके बाद महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान यानी कि सम्माननीय एवं वंदनीय है, जिससे भारत माता की यहाँ पे स्वतंत्रता गौरव अखंडता, इसके बाद सांस्कृतिक एकता का संस्कृत को सुरक्षित यानी कि रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ है। बस इसका हो गया ना गद्यांश जो है इसका पूरा अनुवाद। इसके बाद अगला प्रश्न बाबू देख लीजिए, ख नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे लिखा है ना कि नौ चौराहे न च राजहार्य न भारतभाज्य न च भारकारी। इसके बाद है व्यय कृते वर्धत, यहाँ पे एवं नित्यम विद्वानम, यहाँ पे सर्वदनम प्रधानम। यहाँ पे इस पूरे श्लोक का यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे बाबू, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। बस इतना लिखेंगे, संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद इसी पूरे श्लोक का यहाँ पे हिंदी में अनुवाद भी करना है, तो हेडिंग डाल के लिखिएगा कि विद्या रूपी धन अन्य सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है और न ही राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकता है और न ही यह बोझ बनता है। ठीक है, क्योंकि इसके नित्य व्यय करने पर भी इससे निरंतर वृद्धि होती है। जैसे कि विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, ठीक है ना, वही चीज इसका पूरा अनुवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे 10 नंबर निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से यहाँ पे क्या करना है, किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना है। इसको क्या करना है, यहाँ पे 9 नंबर की जगह होना चाहिए, मिस्टेक हुआ है। जैसे कि 9 नंबर पे आता है ना मुहावरा लोकोक्ति, वही है अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिख देना है और इसका वाक्य प्रयोग करना है। चलिए एक एक करना है बस और छोड़ देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हुआ अपना काम निकालना, ये अर्थ हो गया। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हेडिंग लगा के लिखेंगे आजकल के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचा देते हैं। बस समझ में आ गया ना। और यहाँ पे ईद का चांद होना,
एक ही लिखना है, लेकिन मैं सबका सलूशन बता देता हूं, ठीक है। ईद का चांद होना का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखे हो ना, कोई कोई आपको बोलता है कि आप तो ईद का चांद बन गए हो, इसका मतलब कि आप बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी है तो वह ईद का चांद हो गया है। बस ऐसे वाक्य में प्रयोग कर लेना। आगे प्रश्न मतलब वही है, चारों बता देता हूं फिर आगे चलेंगे बाबू। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा कि दोहरा लाभ प्राप्त करना, यानी आम भी खा लिए और गुठली का भी प्रयोग कर लिए, इसी का अर्थ होगा कि दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो पुरानी पुस्तकें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली और उसके बाद पुस्तक आधे दामों में भी बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। समझ में आ गया ना। आगे प्रश्न चलते हैं बाबू। 4 नंबर इसी में कहा है, चोर की दाढ़ी में तीन का। इसका अर्थ होगा कि दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। और वाक्य में प्रयोग इसका क्या हो जाएगा बाबू, देखिए वाक्य में प्रयोग लिखेंगे कि जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की यानी कि शिनाख्त हो रही थी तो अभियुक्त राजेश बिना पूछे ही बोलने लगा और मैं तो वहां था ही नहीं, सच ही चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि देखिए जब भी कोई आपसे कोई बात पूछता है और आप उस बात में रहते हैं तो पहले ही आपको डर लग जाता है, पहले ही डर भयभीत हो जाते हैं बाबू, तो आप पहले ही बोल पड़ते हैं, वही चीज होता है। मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका। 10 नंबर प्रश्न है कि अपठित गद्यांश पर उत्तर लिखना है। ये देखिए अपठित आएगा ना, आप किसी भी सिलेबस से नया जुड़ा है आप किसी भी गद्यांश को सिंपली कर लेंगे, क्योंकि अपठित का मतलब ही है कि जो पहले से पढ़ के तैयार नहीं किया गया है, एक लैंग्वेज की एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, बस उसी को पढ़ के और उसमें से आंसर कर लेना है, बस कुछ है नहीं 10 नंबर अपठित गद्यांश में। 12 नंबर देखिए कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पे पहला है कि अपेक्षा उपेक्षा, इस दोनों का अर्थ होता है तुलना में और अवहेलना में, यही जो है विकल्प सत्य हो जाएगा। एकदम वायरल पेपर छाप देना बाबू दिमाग में। दूसरा है अनल और अनिल, इसका अर्थ क्या होगा अग्नि और वायु, क्या हो जाएगा अग्नि और वायु हो जाएगा बाबू। इसके बाद यहाँ पे देखिए ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को चुनिए और दो अर्थ लिख डालिए। जैसे कनक है, कर है और अंबर है, तो यहाँ पे तीनों को मैं बता देता हूं ताकि याद रहे, कोई भी तो आए आराम से कर लीजिएगा, लेकिन किसी एक का दो ही अर्थ लिखना। जैसे कनक का यानी कि धतूरा और सोना हो जाएगा, यहाँ पे कर का टैक्स हो जाएगा और किरण हो जाएगा, यहाँ पे अंबर का आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। तीनों मैंने बता दिया, लेकिन पेपर में किसी एक ही का दो अर्थ बस लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि तीनों लिख दीजिएगा, तो ये गलती सदैव नहीं करना है। ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि पहला है कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती है उसको क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षी बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षी। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अपवाद, क्या बोलते हैं अपवाद बोला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से रट्टा मार लेना। घ नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कि नहीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या करना है दो वाक्यों को शुद्ध करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और मैंने शुद्ध भी कर रखा है। जैसे कि महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, यहाँ पे देखिए शुद्ध करेंगे तो महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री थी, कवयित्री ये हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक आप पकड़िए कि क्या है। दूसरा नंबर देखिए, परमात्मा के अनेकों नाम है, तो शुद्ध रूप हो जाएगा परमात्मा के अनेक नाम है। ओके बाबू। थर्ड नंबर देखिए, एक फूल की माला लाओ, इसका शुद्ध रूप करेंगे तो एक फूल की एक माला लाओ, क्या शुद्ध होगा फूल की एक माला लाओ। चौथा नंबर ध्यान दीजिए प्यारे रसगुल्लो, क्या है कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे कृष्ण पहले नहीं रहेगा बाबू, पहले राधा रहेगी। शुद्ध रूप लिखेंगे तो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, चाहे राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ये भी शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका 13 नंबर, ध्यान देना बाबू। 13 नंबर, वीर रस अथवा श्रृंगार रस की अस्थाई भाव उदाहरण के साथ परिभाषा लिखिए। ये देखिए एकदम 100 में 100 की तैयारी करा रहा हूं, 100 में 100 की, लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं कि 70 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा बाबू, एकदम बढ़िया से छाप देंगे। देखिए यहाँ पे मैं परिभाषा बता दिया हूं, वीर रस किसे कहते हैं। वीर रस का परिभाषा देखिए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो वहां वीर रस होता है बाबू। जैसे विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं वीर रस। उदाहरण ले लें तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये हो जाएगा बाबू, ठीक है ना।
अथवा में भी जैसे श्रृंगार रस का मैंने बता दिया है, श्रृंगार रस किसे कहेंगे, तो किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में अस्थाई भाव रति के जायत होने पर विभव अनुभव और संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसे श्रृंगार रस बोला जाता है। ठीक है ना। अब उदाहरण की बात आवत है बाबू, तो उदाहरण क्या लिखेंगे, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंब चौपाई आ पीठ दिए निधरक लखाए इकटम दीठी लगाई, इसको पूरा छाप लेना। ठीक है ना। ये था आपका रस यानी श्रृंगार रस। इसके बाद अलंकार आएगा ख नंबर में, जैसे अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस दोनों में से किसी एक को लिखना है। जैसे अनुप्रास अलंकार का मैं बता देता हूं, पूरे अच्छे से पढ़ के जाना। लिखेंगे कि जब काव्य और कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, वहां स्वर समान हो अथवा असमान हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बस इसको इतना पढ़ लेना। इसके बाद एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि तरनी तरनी तनुजा तट तमाल, इसके बाद तरवर बहु छाए, इसको उदाहरण के रूप में लिख लेना। इसके बाद जो है अथवा में भी है बाबू अलंकार में, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार को याद किए हैं तो बहुत सुंदर बात है। जैसे उत्प्रेक्षा में लिखेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मनु मानो यहाँ पे लिखेंगे जुन जन्नु जानो जनहु मनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। ठीक है बाबू। उदाहरण समझिए कि सोहत ओठ पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलम मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इसको पूरा एग्जाम्पल में बस 2 लाइन लिख देना बाबू। ठीक है, आपका 2 नंबर का काम हो गया। इसके बाद लास्टवा है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, यही पेपर में आएगा। तो इसमें हम चौपाई बताई देते हैं, इसके बाद भी यहाँ पे दोहा भी बताई देंगे। जैसे चौपाई लिखेंगे कि चौपाई यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक यहाँ पे देखिए दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। चरण के अंत में जगण्य तथा तगड़ी नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका चौपाई का यहाँ पे परिभाषा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बाबू, लिखेंगे जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलितु बलधामा, यहाँ पे देख अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये 4 लाइन का आप जो है एग्जाम्पल के रूप में दे देना। ठीक है, चौपाई। इसके बाद यहाँ पे जो है अगला है क्वेश्चन, अथवा में भी पूछ दे तो दोहा याद कर लीजिए कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। काव्य के जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरणों में 13 मात्राएं एवं द्वितीय चतुर्थ सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होता है, वह दोहा छंद है बाबू। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि लसत यहाँ पे मंजू मणि मंडली मध्यसीय रघुचंद्र। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे गयान सभा जनु तनु भरे भगति सचतंदु। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आता है पत्र लेखन। क्या आता है प्यारे बच्चों, पत्र लेखन। अपने उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े करकट की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को यहाँ पे क्या करना है, आदेशित करने के लिए निवेदन पत्र लिखना है। ये पेपर में पक्का पूछेगा इस बार, तो छाप देना है। कैसे लिखना है, फॉर्मेट समझिए। लिखेंगे सेवा में कॉमा लगा के फिर लिखेंगे श्रीमान उप जिला अधिकारी, फिर लिखेंगे नगर पालिका वाराणसी या मेरठ लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं जिस जगह से हैं आप लिख लीजिएगा। मेन पत्र लेखन में विषय होता है किस टॉपिक पे पत्र लिखे हैं, ये एग्जामिनर चेक करता है। ब्लैक पेन से लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे, विषय कि आशापुर मोहल्ले की गंदगी के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखे हैं सर। अब तब से विषय होने के बाद से महोदय लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, महोदय निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बस्ती को बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं।
जो सड़कें बनी हुई हैं वे जगह जगह से टूटी हुई हैं, फूटी हुई हैं और वहाँ वर्षा के समय यानी भराव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त जहां तक तहां ढेरों कूड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है। इन सब कारणों से यहाँ पर देखिए आशापुर मोहल्ले में यानी क्या हुआ है, दुर्गंध एवं मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हुआ है। आपसे निवेदन है कि कृपा इस ओर ध्यान दीजिए, यानी कि आकर्षित करने की कृपा करें, और अन्यथा ये कारण भविष्य में तरह तरह के रोगों का महामारी का रूप धारण कर लेगा। अब पेपर में आपको देखिए बाबू, यहाँ पे दिनांक लिख देना है। जिस तारीख को आपका पेपर है बाबूआ, उस तारीख को क्या लिखेंगे बाबू, दिनांक लिखेंगे। जैसे 22 तारीख दूसरा महीना 2024 को है, भवधी में अपना नाम नहीं लिखना, अब सदा लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। ये देख रहे हैं 15 नंबर जो प्रश्न पे आता है निबंध लेखन, ये आपका 9 नंबर का आएगा बाबू। ये कितने नंबर का, 9 नंबर का है बाबूआ। इसमें देखिए पहला है क नंबर, शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान। तीसरा है वर्षा ऋतु का महत्व। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए छात्र और अनुसाधन, इसके बाद विज्ञान वर्धन और सब। तो इसमें से मैंने यहाँ पे देखिए शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगार की समस्या पे बताया है। आपको देखिए इसका मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग बढ़िया से जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अभी और भी खतरनाक वीडियो आ रही है, सब लोग जुड़ जाइए। और इसका पीडीएफ जो 2024 का ये जो देख रहे हैं ना, 2024 का वायरल पेपर, इसका पूरा सॉल्यूशन वाली पीडीएफ अभी दे रहे हैं टेलीग्राम पे। सब लोग जाइए फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जल्दी से जाइए फटाफट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।